एपिसोड 19 शुरू होता है जहां हम बाइजू और क्विंटू को सू के केस के बारे में बात करते हुए देखते हैं। बाइजू क्विंटू को कहता है कि शायद वो टीम पुलिस के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती, इसीलिए उन्होंने सू की वाइफ को टारगेट किया है और वो ज़्यादातर लेडीज़ का ही फ़ायदा उठा रहे हैं। जिसके बाद बाइजू जिन के साथ एक फन पार्क में जाता है जहाँ पर सू के पेरेंट्स सू के बेटे के साथ एंजॉय कर रहे थे। ये देखकर बाइजू कहता है कि हमें उन्हें सू के बारे में बताना होगा क्योंकि उन्हें अभी तक उसके एक्सीडेंट के बारे में नहीं पता चला। खैर दोनों उनके पास जाते हैं, जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी तक सू का ऑपरेशन चल रहा था और उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा रो रहे थे। वैन भी यहाँ पर आती है जो कि उन दोनों को चेयर अप करने की कोशिश कर रही थी। फिर वो ऑपरेशन थिएटर के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगी, हालांकि तुमने मुझे धोखा दिया है लेकिन मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करूंगी। तभी डॉक्टर्स बाहर आते हैं और बताते हैं कि उसका ब्रेन डेड हो चुका है और कुछ ही देर में उसका हार्ट भी काम करना बंद कर देगा। इतना सुनते ही उसकी मदर काफी ज्यादा रोने लगती है। तभी यहाँ पर जिन भी आ जाती है। वो वैन को बताती है कि सू ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है और ना ही वो लड़का उसका बेटा है, इसलिए तुम उस पर भरोसा कर सकती हो और इससे पहले देर हो जाए तुम उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दो। वो उसे इमोशनली बातें बताकर कन्विंस कर लेती है और फाइनली वैन उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देती है, लेकिन वो उसे वार्न करती है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं इस हॉस्पिटल पर केस कर दूंगी। तभी यहाँ एक लेडी आ जाती है जिसने उस ब्लाइंड बच्चे को अपनी गोद में उठाया हुआ था और उसके साथ कई और लोग भी थे। दरअसल ये लेडी इस बच्चे की असली मदर है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये बच्चा सू के सीनियर का है जिसकी ड्रग केस के मैटर में कुछ टाइम पहले ही डेथ हो गई थी और सू अक्सर उस बच्चे को बाहर घुमाने के लिए ले जाता था और उसका ख्याल भी रखा करता था, लेकिन वैन सोचती थी कि सू उसे चीट कर रहा है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मेडिसिन बनाने वाली टीम अक्सर सू को धमकियां देती थी ताकि वो उनके ऊपर हो रहे इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दे। ये सब पता लगने के बाद वैन को काफी एम्बैरस फील होता है और वो अपने हस्बैंड को सॉरी बोलते हुए काफी रोती है। फिर सू का ऑर्गन डोनेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है और नेक्स्ट सीन में वैन जिन से माफी मांगती है क्योंकि उसने उसे भी बहुत बुरा भला कहा था। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि मैंने सू के साथ सिर्फ अपनी मैरिज रजिस्टर की थी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उसकी मेमोरियल पर मैं उसके साथ शादी भी कर लूँ, इसीलिए तुम भी मेरी शादी में जरूर आना। फिर वैन उसे हक करती है और यहाँ से चली जाती है। तभी बाइजू जिन से मिलने आता है तो जिन सू के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स उसे दे देती है ताकि बाइजू आगे इन्वेस्टिगेशन कर सके। फिर बाइजू अपना आर्ग्यूमेंट देने लगता है और उसे बताता है कि शायद मेडिसिन बनाने वाली टीम ने ही सू का एक्सीडेंट करवाया है क्योंकि सू उनके बारे में ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन जिस दौरान सू का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम उसके पास एक कॉल भी आई थी और हो सकता है कि कॉल सुनने के बाद वो काफी टेंशन में आ गया हो, जिस कारण से उसने काफी तेज ड्राइविंग की, लेकिन अगले ही पल एक ट्रक ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। और हैरानी की बात यह है कि पुलिस इस कॉल को ट्रेस भी नहीं कर पाई, जिस पर जिन कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि उस ट्रक के अंदर कोई खराबी हो गई हो। तो बाइजू कहता है कि उस ट्रक पर नंबर प्लेट भी नहीं थी और उस डेस्टिनेशन पर कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट नहीं थी जहाँ किसी ट्रक की जरूरत हो। आखिर में वो कहता है कि मेरे आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग उस कॉल की हेल्प से पता लगाया गया कि सू इस टाइम कहाँ पर है और ट्रक ने उसकी डेस्टिनेशन का आइडिया लगाकर उसे टक्कर मार दी। साथ ही साथ उन्होंने इस कॉल की हेल्प से पुलिस को भी गुमराह कर दिया। ये सुनने के बाद जिन कहती है कि आखिर ड्रग सेलर इतना क्रूअल कैसे हो सकता है, तो बाइजू कहता है कि ये काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसलिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगले सीन में रियो फैंग शैंग से मिलने आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम इस डॉक्टर की जॉब से बोर फील नहीं करती, तो शैंग कहती है कि नहीं, बल्कि मेरे अंदर इस जॉब को लेकर काफी क्रेजीनेस है। फिर वो उसे बताती है कि मैं जिन की वजह से ही डॉक्टर बनी थी क्योंकि वो मेरी दोस्त बन गई थी, इसलिए मैंने खुद डॉक्टर बनकर उसका ट्रीटमेंट करने का डिसाइड किया। अगले दिन जिन सू की बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार करती है, जिसके बाद हमें सू का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ वैन इमेजिनेशन में उसके साथ शादी कर लेती है और सभी उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। आगे फ्यूनरल होम के बाहर बाइजू और जिन दोनों बात कर रहे थे, तभी वैन इनके पास आती है और जिन को वेडिंग बुके देती है। साथ ही साथ वो उसे कहती है कि क्या ये तुम्हारा रियल बॉयफ्रेंड है, तो जिन उसे शाय फील करते हुए हाँ कह देती है। फिर बाइजू जिन को अपने फ्रेंड चैन की ग्रेव पर लेकर जाता है और चैन को जिन से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसके बाद जिन घर आती है और देखती है कि रियो फैंग को इंशेंग के साथ मिलकर केक बना रहा होता है। ये देखकर जिन पूछती है कि ये केक किस खुशी में बनाया जा रहा है, तो रियो फैंग उसे बताता है कि आज बाइजू का बर्थडे है और वैसे तो वो कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, लेकिन आज हम उसे सरप्राइज देंगे। अब ये सब डिनर टेबल पर होते हैं जहाँ जिन बाइजू के लिए एक बहुत ही बढ़िया डिश बनाकर लाती है। रियो फैंग भी उसके लिए केक लाता है और हैप्पी बर्थडे विश करता है, तो बाइजू सभी को थैंक्स बोलता है और कहता है कि ये मेरा आज तक का सबसे अच्छा बर्थडे है। अब बाइजू तो जिन के साथ चिपका हुआ था, वहीं इन दोनों से ये सब देखा नहीं जा रहा था। तभी रियो फैंग कैंडल जलाता है और बाइजू को केक कट करने के लिए कहता है, तो बाइजू केक कट करने से पहले सबके लिए विश करता है। वो कुंशे के लिए विश करता है कि उसे जल्दी से जल्दी एक गर्लफ्रेंड मिल जाए और रियो फैंग की कम से कम गर्लफ्रेंड्स बने।
सबसे आखिर में वो कहता है कि अब से जिन मेरी गर्लफ्रेंड नहीं रहेगी। दरअसल वो उसके साथ शादी करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जिन इस टॉपिक को चेंज कर देती है और इससे पहले वो कैंडल ब्लो करता, क्विनशेंग उस कैंडल को ब्लो कर देता है क्योंकि इन्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाइजू बाहर अकेला बैठा होता है, तो जिन उसके पास आती है और कहती है कि क्या तुम दुखी हो क्योंकि तुम्हारी लाइफ 1 साल और बढ़ गई है। जिस पर बाइजू कहता है कि नहीं, मैं इस बात से दुखी नहीं हूँ, बल्कि मैं इस बात से दुखी हूँ कि तुमने मेरा प्रपोजल डिक्लाइन कर दिया। जिस पर जिन कहती है कि हम दोनों के बीच एक डील हुई थी कि जब तक तुम ये डिसाइड नहीं कर लोगे कि तुम्हें इन फ्यूचर अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, तब तक मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे कुछ भी हो गया तो मेरे जाने के बाद तुम खुश रहो। इसी बीच यहाँ पर ये दोनों भी आ जाते हैं और सभी साथ में एक फोटो क्लिक करते हैं। अगले दिन डॉक्टर लिन डॉक्टर जैंग से मिलता है और उसे जिन की रिपोर्ट दिखाते हुए उसकी डिजीज के बारे में बताता है, ताकि डॉक्टर जैंग भी अपनी टीम के साथ मिलकर जिनकी डिजीज का ट्रीटमेंट ढूंढ सके। तो डॉक्टर जैंग कहता है कि हम पहले से ही जिनकी डिजीज का ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं और हमने एक दूसरे हॉस्पिटल में भी कंसल्टेशन के लिए अप्लाई किया है, इसीलिए अगर कोई भी ट्रीटमेंट मिला तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। जिसके बाद जिन हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने आई होती है, जिस दौरान उसकी नज़र बेला पर पड़ती है जो कि चोरी छुपके हॉस्पिटल से भाग रही थी। ये देखकर जीन उसे पकड़ लेती है और उसे उसके रूम में वापस ले जाती है। तभी डॉक्टर लिन भी वहाँ पर आ जाता है और बेला को समझाता है कि उसे इस तरह हॉस्पिटल से नहीं भागना चाहिए। तो बेला कहती है कि मैं इस हॉस्पिटल में रहकर बोर हो रही हूँ और मेरी मदर ने कहा था कि वो आज मुझे अम्यूजमेंट पार्क ले जाएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। तो डॉक्टर उसको कहता है कि इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम अकेले हॉस्पिटल से भागकर पार्क में चली जाओ, और जब तुम्हारी मदर ने तुमसे वादा किया था तो वो तुम्हें पार्क में जरूर लेकर जाएंगी। अब ये दोनों यहाँ पर बातें कर ही रहे थे, तभी एक पर्सन इनकी फोटो क्लिक करके यहाँ से भागने लगता है, लेकिन इससे पहले वो भाग पाता डॉक्टर लिन उसे पकड़ लेता है। दरअसल ये पर्सन मीडिया रिपोर्टर था जो कि बेला की फोटो क्लिक करने के लिए आया था, क्योंकि बेला टेलीविजन सीरियल में काम करती है और वो एक सेलिब्रिटी थी, लेकिन वो काफी दिनों से गायब थी, इसलिए ये रिपोर्टर उसके बारे में पता लगाने के लिए यहाँ तक पहुँच चुका था। अगले सीन में हम बाइजू को देखते हैं जो कि अपना फेवरेट सॉन्ग सुन रहा था। तभी क्विंटो चुपके से उसके पास से गिफ्ट लेकर आता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। ये देखकर बाइजू कहता है कि मैं इस गिफ्ट को नहीं लेने वाला क्योंकि तुम हर बार मुझे एक ही बोरिंग सा गिफ्ट देते हो। जिस पर क्विंटो कहता है कि नहीं, इस बार मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लेकर आया हूँ। और जैसे ही बाइजू उसे ओपन करता है तो उसके अंदर एक क्रिस्टल बॉल थी और ये वही बोरिंग गिफ्ट था जो वो उसे बार बार देता है, और इन गिफ्ट से बाइजू का ड्रॉर भरा पड़ा था। खैर आगे क्विंटो उसे अपने पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी पर इनवाइट करता है और कहता है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी में आना है। जिसके बाद जिन घर आती है और देखती है कि रियो फैंग और क्विनशेंग दोनों अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भी क्विंटो ने इनवाइट किया था, लेकिन कंडीशन ये थी कि सभी को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी में जाना था। तब बाइजू जिनको कहता है कि तुम कंपनी में जाकर अपने लिए एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस ले आओ क्योंकि तुम मेरे साथ एनिवर्सरी पार्टी में जाने वाली हो। फिर ये दोनों उनके पास आते हैं और अपने लिए गर्लफ्रेंड की डिमांड करने लगते हैं। जिसके बाद हम जो को देखते हैं जो कि कंपनी में ड्रेस ट्राई करने के लिए आई होती है, जहाँ क्विनशेंग उसे काफी एक्सपेंसिव और अच्छी ड्रेस दिखाता है। तो जो से पूछते हैं कि तुम मुझे इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस क्यों दिखा रहे हो, और मुझे लगता है कि शायद तुम्हें मुझसे कोई काम है। तो क्विनशेंग उससे कहता है कि हमारे घर में एक एनिवर्सरी पार्टी होने वाली है, इसलिए क्या तुम कुछ देर के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। ये सुनते ही जू वहाँ से भागने लगती है, तो क्विनशेंग उसे रोक लेता है। फिर जू से कहती है कि ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि मैं तो तुम्हें अपना भाई समझती हूँ, और अगर मैं तुम्हारे साथ पार्टी में गई तो सभी समझेंगे कि हम दोनों कपल्स हैं, और वैसे भी मैं तो तुम्हारे भाई को लाइक करती हूँ, इसलिए मैं किसी भी हालत में तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अब यहाँ क्विनशेंग उसे काफी कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। इधर रियो फैंग शांग को कॉल कर रहा होता है, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। वहीं शांग को नर्सिस के साथ खाना खा रही थी, साथ ही साथ वो जिन के बारे में भी बात कर रही थी कि वो अगले मंथ से नी ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करेगी, क्योंकि उसकी हालत काफी खराब होती जा रही है, एंड आई होप कि ये कंसल्टेशन उसकी हेल्प करेगा। तभी रियो फैंग यहाँ पर आ जाता है और उसने उसकी ये सारी बातें सुन ली थी। वो उससे कहता है कि क्या जिन ने अपनी ट्रीटमेंट के बारे में बाइजू को बताने के लिए मना किया है। ये सुनते ही शांग उसे साइड में लेकर जाती है और कहती है कि अगर तुमने जिन के ट्रीटमेंट के बारे में बाइजू को बता दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यहाँ रियो फैंग उसे ब्लैकमेल करता है कि तुम्हें मेरे साथ एनिवर्सरी पार्टी में जाना होगा, वरना मैं बाइजू को सब कुछ बता दूंगा। अब शांग के पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। इधर जिन बाइजू के साथ ड्रेसेस ट्राई कर रही थी, जिस दौरान उसके पास डॉक्टर लिन की कॉल आती है, जो कि उसे बताता है कि बेला हॉस्पिटल से भाग गई है। तो जिन कहती है कि वो जरूर अम्यूजमेंट पार्क में गई होगी। फिर वो बाइजू को इस बारे में बताती है और फटाफट ड्रेस चेंज करने लगती है। बाइजू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें डॉक्टर लिन के साथ अकेले नहीं जाने दे सकता। जिसके बाद ये दोनों अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच जाते हैं और अलग अलग होकर बेला को ढूंढने लगते हैं।
इधर हम बेला को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी एंजॉय कर रही थी। तभी बाइजू उसे पकड़ लेता है, जिसे देखते ही बेला जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो वो उसे कहता है कि तुम और जोर जोर से चिल्लाओ और देखते हैं कि क्या होता है। बेला समझ जाती है कि बाइजू को हॉस्पिटल वालों ने उसे पकड़ने के लिए भेजा है, इसलिए रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी और तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे लुकीमिया है, इसीलिए मैं तो वैसे भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। तो बाइजू कहता है कि मैं डॉक्टर लिन का फ्रेंड हूँ। ये सुनते ही बेला कहती है कि मुझे अभी के अभी डॉक्टर के पास ले चलो, क्योंकि मुझे उनके साथ टॉय ट्रेन में घूमना है। खैर आगे बाइजू उसे डॉक्टर लिन के पास लेकर जाता है। तो बेला डॉक्टर को साथ में टॉय ट्रेन में जाने के लिए कहती है। हालांकि डॉक्टर उसे मना कर देता है, लेकिन उसके काफी रिक्वेस्ट करने पर वो उसके साथ टॉय ट्रेन में घूमता है और साथ ही साथ बाइजू और जिन भी टॉय ट्रेन एंजॉय करते हैं। जिसके बाद ये दोनों घर पहुंचते हैं और जिन काफी थक चुकी थी। तभी वो अचानक से उठकर वॉशरूम में जाती है। तो बाइजू भी उसके पीछे पीछे जाता है और देखता है कि जिन की नाक से दोबारा से ब्लीडिंग हो रही थी। इधर हम बेला की मदर को देखते हैं जो कि नर्स पर काफी चिल्ला रही थी, क्योंकि उनकी मौजूदगी में भी बेला हॉस्पिटल से भाग गई थी। तभी बेला अपनी मदर को हक करने के लिए कहती है, लेकिन उसकी मदर नर्स के साथ बिजी थी और हम देखते हैं कि अगले ही पल बेला की डेथ हो जाती है। अगले दिन सभी लोग अपने अपने पार्टनर के साथ पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां बाइजू जिन के साथ और र्यूफेंग शेंग के साथ आया हुआ था, लेकिन क्विन शेंग को कोई भी लड़की नहीं मिली थी, इसलिए उसे अकेले ही आना पड़ता है। फिर सभी अपने पार्टनर के साथ होटल में एंटर करते हैं, लेकिन क्विन शेंग वहीं पर खड़ा रहता है क्योंकि वो काफी एम्बैरस फील कर रहा था। तभी उसका फर्स्ट लव लाई यहाँ पर आती है, जिसे देखते ही क्विन शेंग काफी खुश हो जाता है। दरअसल ये दोनों स्कूल में साथ में स्टडी किया करते थे और आज क्विन शेंग काफी टाइम बाद लाई से मिला था। इसके बाद हम क्विंटू को देखते हैं जो कि शायद इन्हें एक साथ देखकर खुश नहीं था। वहीं बाइजू और जिन क्विंटू के पेरेंट्स से मिलते हैं जो कि उन्हें देखकर काफी खुश थे। तभी क्विंटू यहाँ पर आ जाता है और बाइजू को बताता है कि क्विन शेंग लाई के साथ यहाँ पर आया हुआ है। तो बाइजू कहता है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन बाइजू उन दोनों की प्रेजेंस से खुश नहीं था, क्योंकि 10 साल पहले लाई की वजह से ही क्विन शेंग के साथ वो एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें किडनैपर्स ने क्विन शेंग को छत से फेंक दिया था और इसीलिए क्विंटू आज भी लाई से नफरत करता है। इसी बीच जू र्यूफेंग को पकड़ कर लाती है और जोर से कहती है कि वो उसके साथ शादी करने वाली है, लेकिन इतना सुनते ही र्यूफेंग यहाँ से भाग जाता है क्योंकि जू का भाई भी यहाँ पर आया हुआ था। खैर सभी लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन जिन बेला का मेकअप करती है। इसी बीच वो उसकी बॉडी पर वही मार्क्स देखती है जो कि उस मेडिसिन लेने की वजह से आते हैं। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में जिन काफी अपसेट बैठी हुई थी, तो बाइजू उससे मिलने आता है, जहाँ जिन उसे बेला के बारे में बता देती है कि उसकी बॉडी पर भी वही मार्क्स आ चुके हैं और मैंने इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो लोग उस मेडिसिन को और भी ज्यादा अपग्रेड कर रहे थे, क्योंकि इस बार नेल्स पर भी मार्क्स नहीं आए थे, बल्कि उसकी बॉडी पर 2 लाइट कलर के मार्क्स आए हुए थे। यही नहीं, बेला की कीमोथेरेपी भी हुई थी, लेकिन फिर भी उसका हेयर फॉल नहीं हुआ। फिर वो उसे बेला के कुछ हेयर सैंपल देती है ताकि वो उन पर इन्वेस्टिगेशन कर सके। अब बाइजू ये सब सुनकर काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। जिन भी काफी अपसेट हो जाती है, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ 12 साल की बच्ची बेला को भी अपने एक्सपेरिमेंट का शिकार बना लिया था। जिसके बाद हम क्विन शेंग को देखते हैं जो कि सोफे पर सो रहा था और उसे उसके साथ हुआ उस किडनैपिंग वाले इंसिडेंट का सपना आ रहा था। पर तभी र्यूफेंग उसके पास आकर उसे जगा देता है, जिस कारण गलती से इन दोनों का सर टकरा जाता है। फिर र्यूफेंग उससे पूछता है कि क्या तुम लाई को अब भी प्यार करते हो। तो क्विन शेंग कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो ऐसा लगा कि मानो मैं पास्ट में वापस चला गया हूँ और अभी अभी मुझे उस इंसिडेंट का सपना भी आया था। ये सुनकर र्यूफेंग उसके साथ मस्ती करने लगता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।